So hello guys, welcome to my channel. My name is Utali Pratik, a final year medical student, and today we will discuss important facts about neonatal hypoglycemia that are not given in marrow. So stay tuned and make sure you watch till the very end. So come to the chapter that is neonatal hypoglycemia. Let me zoom it. Say neonatal hypothermia and the neonatal hypoglycemia, जो कि neonatology units में आता है. ठीक है, तो मैरो के पार्ट में जैसे रेसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया है, तो रेसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया में मैरो में लिखा है कि जैसे मैनेजमेंट प्रोसीजर में हम लोग को इंसुलिन के प्रोडक्शन को कम करने के लिए डाइजोक्साइड एंड ऑक्ट्रियोटाइड जो है वो हम लोग देते हैं. वो किसके केस में देंगे हम लोग? अगर हाई लेवल मतलब अगर हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो इंसुलिन को कम करने के लिए हम लोग डाइजोक्साइड देंगे. लेकिन ऐसा भी केस होता है जिसमें इंसुलिन का लेवल ज़्यादा है लेकिन डाइजोक्साइड जो है उसमें काम नहीं करेगा. तो वो कैसा केस होता है और कैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं रेसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया को डायग्नोस करने के लिए, मतलब डायग्नोस्टिक अप्रोच इसका क्या होता है, वो उसका प्रोसीजर के बारे में आज हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं बोर्ड पे. तो द फैक्ट्स नॉट गिवन इन मैरो, दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया. अगर किसी बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया है, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया है, ठीक है, तो हम लोग क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे? तो इन्वेस्टिगेशन को हम लोग 3 स्टेप में डिवाइड कर दिए हैं. ठीक है, पहला स्टेप में हम लोग इंसुलिन, कॉर्टिसोल, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, फ्री फैटी एसिड, सीबीसी एंड सेप्टिक वर्कअप कराएंगे टू रूल आउट द सेप्सिस प्रोसेस. अब इसमें बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है वो क्या है? एक तरह का कीटोन बॉडीज है. ठीक है, अगर स्टेप 1 नॉर्मल है तो हम लोग को स्टेप 2 या स्टेप 3 में प्रोसीड करने का कोई जरूरत नहीं है. तो हम लोग स्टेप 2 पे प्रोसीड कब करेंगे? जब स्टेप 1 एबनॉर्मल होगा, उसका वैल्यू एबनॉर्मल होगा. तो हम लोग फिर एमोनिया, लैक्टेट, रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस, यूरिन कीटोन बॉडीज एंड सम हार्मोन्स लाइक ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एसीटीएच हार्मोन का टेस्ट करेंगे. स्टेप 3 पे हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे एंड डोपा पीसीटी स्कैन करेंगे और द पेट स्कैन करेंगे. तो डोपा पेट स्कैन क्यों करते हैं हम लोग? टू रूल आउट द पैनक्रियाटिक ट्यूमर. पैनक्रियाटिक ट्यूमर को रूल आउट करने के लिए हम लोग डोपा पेट स्कैन करते हैं. ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन हम लोग करवा लिए तो इससे हम लोग को 3 केस मिल सकता है. पहला केस में क्या होगा? पहला केस में हम लोग अगर आए तो इसमें हाई लेवल ऑफ इंसुलिन होगा, लो लेवल ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड लो लेवल ऑफ फ्री फैटी एसिड. अब हाई लेवल ऑफ इंसुलिन की वजह से जो फैट मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है, मतलब फ्री फैटी एसिड का लेवल कम हो जाएगा. तो वो क्यों होता है? हम लोग इंसुलिन को क्या बोलते हैं? एंटी लाइपोलाइटिक हार्मोन भी बोलते हैं. अब एंटी लाइपोलाइटिक हार्मोन क्यों बोलते हैं इसको हम लोग? क्योंकि हम लोग के बॉडी में क्या होता है कि फैट जो है वो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम की मदद से फ्री फैटी एसिड में टूट जाता है. ठीक है, लेकिन हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इनहिबिट कर देता है, इसको स्टॉप कर देता है इंसुलिन. इसलिए इंसुलिन को हम लोग एंटी लाइपोलाइटिक हार्मोन बोलते हैं. अब फैट फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा तो फ्री फैटी एसिड का लेवल कम हो जाएगा और फैट का स्टोरेज जो होगा वो बढ़ेगा. एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होगा और उसी सेल में ग्लूकोज जाएगा, ग्लूकोज ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होगा और क्या होगा? फैट का स्टोरेज और ज्यादा बढ़ेगा. तो अगर हाई लेवल ऑफ इंसुलिन है तो लो लेवल ऑफ फ्री फैटी एसिड होगा बिकॉज ऑफ इनहिबिट फैट मेटाबॉलिज्म. ठीक है, और लो लेवल ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट. बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एक तरह का कीटोन बॉडीज है. ठीक है, अगर ये सिचुएशन है तो हम लोग एमोनिया का लेवल जो है वो भी चेक करेंगे. अगर नॉर्मल एमोनिया है तो इसके केस में डाइजोक्साइड जो होगा वो नॉट रिस्पॉन्सिव होगा, जो कि हम लोग यहाँ पे देखे थे. यहाँ पे लिखा है कि लो लेवल ऑफ इंसुलिन में ही डाइजोक्साइड हम लोग देते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब लो लेवल ऑफ इंसुलिन को कम करने के लिए हम लोग डाइजोक्साइड देते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाई लेवल ऑफ इंसुलिन है लेकिन हम लोग डाइजोक्साइड देंगे तो वो काम नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नॉर्मल एमोनिया के केस में जेनेटिक कॉज हो सकता है, या तो कोई पेरीनेटल स्ट्रेस, पेरीनेटल डिप्रेशन इसका केस हो सकता है, बर्थ एस्फेक्सिया का केस हो सकता है. तो उसमें डाइजोक्साइड जो है वो नॉट रिस्पॉन्सिव होगा. अगर हाई इंसुलिन है और हाई एमोनिया है तो वो GLUD1 म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, तो उसमें डाइजोक्साइड जो होता है वो रिस्पॉन्सिव होता है. ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है? लो लेवल ऑफ इंसुलिन है. अच्छा देखो, हम लोग के बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होता है? नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू हाइपोग्लाइसीमिया वो क्या होता है? इट विल रिड्यूसेस एंड स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन. किसका सिक्रीशन बढ़ेगा? तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ेगा, ग्लूकागॉन का सिक्रीशन बढ़ेगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का सिक्रीशन बढ़ेगा. इसीलिए हाई लेवल ऑफ इंसुलिन जो होता है वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक होता है. लेकिन यहाँ पे बॉडी का इंसुलिन लेवल कम हो गया है, इसका मतलब बॉडी हाइपोग्लाइसीमिया से अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है. ठीक है, लो लेवल ऑफ इंसुलिन है तो फ्री फैटी एसिड का लेवल बढ़ेगा क्योंकि फैट मेटाबॉलिज्म को आपको इनहिबिट नहीं करेगा. और लो लेवल ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है तो कीटोन बॉडीज का लेवल भी यहाँ पे कम है. तो इसका पॉजिटिव फैक्टर क्या हो सकता है, मतलब क्या मोस्ट प्रोबेबल काउज हो सकता है इसका? तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिफेक्ट्स हो सकता है. ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरे केस पे जिसमें है लो लेवल ऑफ इंसुलिन बट हाई लेवल ऑफ फ्री फैटी एसिड एंड हाई लेवल ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट. तो इसमें भी हम लोग लैक्टेट का लेवल चेक करेंगे. अगर नॉर्मल लैक्टेट है तो हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकता है जैसे कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी, हाइपोपिटेटिज्म, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी. ठीक है, लेकिन अगर हाई लैक्टेट लेवल है तो कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकता है जैसे कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर हो सकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस डिसऑर्डर हो सकता है. तो ये सारे कॉजेज हो सकते हैं. ठीक है, तो हाइपोग्लाइसीमिया और न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया का ये फैक्ट्स था जो कि मैरो में नहीं दिया हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट
जो हम लोग वीडियो डालेंगे वो वीनिंग ऑफ ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट के बारे में डालेंगे कि ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट जो है उसको हम लोग कैसे कम करेंगे, या तो कितने लेवल से हम लोग कम करते जाएंगे और कॉरेस्पॉन्ड्स टू द हाई लेवल ऑफ द ब्लड ग्लूकोज। ठीक है।